नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर छठा व्याख्यान। इससे पहले हमने 5 व्याख्यान किए हैं। यदि विगत व्याख्यान की बात करें तो विद्यार्थियों हमने उस व्याख्यान में बॉस्टन हत्याकांड किया था। बॉस्टन हत्याकांड के अलावा हमने उस व्याख्यान में द्वितीय महाद्वीपीय जो कांग्रेस अमेरिका में जो एक मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका के लोगों ने जो अमेरिका के जो उपनिवेश थे और 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने की थी। और वहाँ उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। वो घोषणा पत्र में स्पष्ट संदेश था इंग्लैंड के लिए, अंग्रेज़ों के लिए, कि अब उपनिवेश इंग्लैंड के प्रतंत्र क्षेत्र के रूप में, उसके औपनिवेशिक राज्य के रूप में रहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया घोषणा पत्र में कि हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत से संकल्प करते हैं। ये जो मैसेज था, उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने अपनी एक सेना खड़ी करने की योजनाओं पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उपनिवेश वालों को यह आभास हो चुका था कि यदि उनको आज़ादी चाहिए तो उसके लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अंग्रेज बिना जोर आजमाइश के, बिना युद्ध के देश छोड़ने वाले नहीं हैं। और उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन को अपना प्रधान सेनापति बनाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड का जो किंग उस समय जो था, जॉर्ज थर्ड, और वहाँ की जो ब्रिटिश संसद है ने औपनिवेशिकों की ओर से जो भी प्रार्थना पत्र अब तक आए थे, रिक्वेस्ट आई थी, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा 10 मई 1775 के डिक्लेरेशन के बाद अंग्रेज उद्वेलित हो गए, उत्तेजित हो गए, और जॉर्ज तृतीय ने घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। और इस प्रकार विद्यार्थियों संघर्ष का सूत्रपात हो गया। जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों के विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबा देने का निश्चय किया, परंतु जब उसे इंग्लैंड में नई सेना की भर्ती के लिए अधिक व्यक्ति नहीं मिले, तो उसने जो आड़ोस पड़ोस के जो भी उसके मित्र राज्य थे, खासकर 20,000 जर्मन सैनिक जो है मंगवाए इंग्लैंड ने, और अमेरिका में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली। उधर अमेरिकी सेनाओं ने विभिन्न भागों में लड़ाई शुरू कर दी। बॉस्टन में उन्होंने बंकर हिल पर अधिकार कर लिया। कनाडा पर भी आक्रमण किया गया, परंतु बाद में उपनिवेशियों को वहां से पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। परंतु नॉरफोक, वर्जीनिया, चार्लेस्टन और दक्षिणी कैरोलिना में ब्रिटिश सेनाओं को पराजित होना पड़ा। इस बीच सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और टॉमस पेन जैसे देशभक्त
युद्ध कार्य को बढ़ावा देते रहे, क्योंकि बहुत से अमेरिकी अभी भी इंग्लैंड के पक्ष में थे। अंत में कांग्रेस भी दृढ़तापूर्वक इंग्लैंड से पृथक होने के पक्ष में हो गई और उन्होंने तय कर लिया 4 जुलाई 1776 को कि हम जो है अपना देश आज़ाद कराएंगे। और ये जो दिन है 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई को ही अमेरिकी लोग अपना स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को ही मानते हैं। अब चूंकि यह तो तय हो गया कि लड़ाई होगी, युद्ध होगा, सेनाओं की भर्ती हो गई, ब्रिटिश सेना ने भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने के प्रयास कर दिए। स्वतंत्रता ये जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसमें वाशिंगटन, जो कि जिसको उन्होंने अपना सेनापति बनाया, वाशिंगटन ने अंग्रेजी जनरल हो, विद्यार्थियों नाम है जनरल का हो, और उसके 11,000 सैनिकों को पराजित करके बॉस्टन से भगा दिया। परंतु जब वह न्यूयॉर्क के महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार करने के लिए पुनः अंग्रेजी सेना के मुकाबले में आया, जब वाशिंगटन न्यूयॉर्क जब आता है तो हालात बदल गए। अंग्रेज और जर्मन सैनिकों ने अमेरिकी सेना को हार पर हार अनेक स्थानों पर पराजित किया और उन्हें न्यू जर्सी की ओर भगाने के लिए मजबूर कर दिया, भागने के लिए। महाद्वीपीय कांग्रेस ने अपनी सैनिकों को अधिक सहायता नहीं दी। 13 नए राज्यों में एकता अभी भी नहीं थी। लॉन्ग आइलैंड के युद्ध में वाशिंगटन की स्थिति संकटमय हो गई और उसने ब्रुकलिन से छोटी छोटी नावों द्वारा मैनहट्टन तट तक पीछे हटने का कार्य निपुणता से किया। उसको वहां से पीछे हटना पड़ा। किसी प्रकार से वाशिंगटन ने अपने सैनिकों को वहां से बचाया। विपरीत दिशा की हवा के कारण ब्रिटिश जहाज उस तरफ अधिक आगे नहीं बढ़ सके। ये उनका भाग्य था वाशिंगटन का। इससे वाशिंगटन बच गया। 1776 के अंतिम दिनों में वाशिंगटन ने, जो कि उनका सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन ने, अपूर्व युद्ध कौशल का परिचय दिया और उसने बड़ी वीरता के साथ में, साहस के साथ में जो ट्रेंटन के युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित किया। इसके बाद उसने प्रिंसटन के युद्ध में पुनः अंग्रेजों को पराजित किया। इन विजयों से विद्यार्थियों, ये जो जीत मिली वाशिंगटन को, अमेरिकी सैनिकों में एक नया जोश पैदा हुआ। 1777 में उसका जो बिगिनिंग है, प्रारंभ है 1777 का, अमेरिकियों की जो स्थिति है पुनः संकटमय होगी। जनरल हो की सेनाएं न्यूयॉर्क से समुद्र के रास्ते डेल्फिया जा पहुंची। उन्होंने अमेरिका की नई राजधानी पर अधिकार कर लिया। कांग्रेस के सदस्य भाग गए। वाशिंगटन और उसके सैनिकों को शहर के बाहर वैली फोर्ज में सर्दियों के दिन व्यतीत करने पड़े, जाड़े के दिन, ठिठुराने के दिन। उस समय सैनिकों के पास न तो पर्याप्त सामग्री थी और न ही सुरक्षित आश्रय। इस बार भी जनरल हॉ ने अपना आक्रमण जारी न रखकर अमेरिकियों को कुचलने का अवसर खो दिया। और विद्यार्थियों, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि ये जो ब्रिटिश जनरल था जिसका नाम हो है, इसकी राजनीतिक सहानुभूति एक प्रकार से अंग्रेज लोगों के पास अमेरिकन जो लोग थे उनके साथ थी। इसकी सहानुभूति अंग्रेज सेनापति, उसकी सहानुभूति अपने जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि जो अमेरिका के लोग हैं, उनके साथ थी। वरना उसके पास में अभी एक अवसर आया था जिसकी हमने चर्चा की। वो चाहता तो अमेरिका की जो सेनाएं थीं उनको समाप्त कर सकता था।
1777 के आखिरी महीनों में अमेरिकियों का भाग्य पुनः उनका साथ देता है। वो कहते हैं ना कि जो लगातार प्रयास करते हैं भाग्य उनका साथ देता है। साराटोगा के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों को अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। हुआ यह कि इंग्लैंड ने न्यूयॉर्क राज्य पर कब्जा जमाकर अमेरिका को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। न्यूयॉर्क पर एक साथ 3 दिशाओं से आक्रमण की सोची गई। तीनों सेनाओं को न्यूयॉर्क से 150 मील उत्तर की ओर हडसन नदी की घाटी में अल्बानी नामक स्थान पर मिलना था। ये जो तीनों सेनाएं थी इनको न्यूयॉर्क से 150 मील उत्तर हडसन नदी की घाटी अल्बानी नामक स्थान पर मिलना था। जनरल जॉन बर्गोइन को कनाडा से दक्षिण की ओर आना था। जनरल हो को न्यूयॉर्क से उत्तर को सेनाएं भेजनी थी। जनरल सेंट लेजर को पूर्व की ओर बढ़ना था। लेकिन यह सारी योजना बुरी तरह असफल रही। सेंट लेजर को पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी वन थे, जंगल थे, उसमें अमेरिकियों ने रोके रखा और हो की सेना पहुंची ही नहीं। हो तो विद्यार्थियों वही है ना जिस पर आरोप है कि वो अमेरिकियों से सहानुभूति रखता है। जनरल बर्गोइन अपने 6000 सैनिकों के साथ हडसन नदी के ऊपरी भाग तक पहुंच गया। वह सितंबर के मध्य तक अन्य सेनाओं की प्रतीक्षा करता रहा। बेनेडिक्ट आर्नल्ड के नेतृत्व में लगभग 20,000 अमेरिकी किसानों, विद्यार्थियों आपने गौर किया, 20,000 अमेरिकी किसानों और सैनिकों ने, यानी कि किसान भी, सिविल लोग भी साथ में, ने बर्गोइन को सारागोटा की तरफ खदेड़कर चारों तरफ से घेर लिया। अक्टूबर 1777 को बर्गोइन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इससे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। युद्ध के इस निर्णायक प्रहार ने इंग्लैंड के पुराने शत्रु हैं, फ्रांस और स्पेन को अमेरिका के पक्ष में कर दिया। ये दोनों राष्ट्र अब अमेरिकियों को आर्थिक और सैनिक सहायता देने लगे। इससे पूर्व बेंजामिन फ्रैंकलिन की अपील पर इन दोनों देशों से अमेरिकियों को थोड़ी बहुत युद्ध सामग्री मिल पाई थी और फ्रांस के माकुई डे लफायते, इस नाम को यदि हमें लिखना होगा तो माकुई डैश लफायते, जर्मनी के बैरन फान यूबन तथा पोलैंड के काउंट फ्लास्की जैसे दक्ष सैनिक अधिकारियों ने अपनी सेनाएं भेंट की। विद्यार्थियों यहाँ से मालूम चल रहा है कि अन्य यूरोपीय देश जो हैं वो भी अब अमेरिका को सहायता पहुंचा रहे थे। इन लोगों ने उपनिवेशी रंगरूटों को अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया। अब ये जो चाहे पोलैंड के हैं, चाहे फ्रांस के हैं, चाहे जर्मनी के हैं, स्पेन के हैं, अब ये लोग वहाँ के किसानों को, वहाँ के सैनिकों को, वहाँ इन सबको युद्ध की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी। साराटोगा की लड़ाई के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रांस से समझौता करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके अनुसार दोनों देशों ने उस समय तक युद्ध में एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया जब तक कि उनमें से एक सुलह के लिए तैयार न हो जाए। इसके बाद स्पेन और हॉलैंड ने अमेरिका को उनकी उद्देश्य प्राप्ति में अपनी जल सेना की सहायता दी। फ्रांस से उधार सामग्री और सैनिक मिल गए, परंतु सबसे बड़ी देन फ्रांस का शक्तिशाली समुद्री बेड़ा, वो जो समुद्री बेड़ा था
जो इंग्लैंड के बाद अन्य यूरोपीय देशों में श्रेष्ठ था। दुनिया में फ्रांस के बाद दूसरे नंबर का उनकी सैनिक शक्ति, जल सैनिक शक्ति। फ्रांसीसी समुद्री बेड़े ने अंग्रेजों की सेना के लिए सामान और सैनिक भेजना कठिन बना दिया। ब्रिटिश व्यापार को भी भारी हानि उठानी पड़ी और 1778 ईस्वी में फ्रांसिस बेड़े की कार्रवाई से घबराकर अंग्रेजों ने फिलाडेल्फिया खाली कर दिया। उसी वर्ष ओहायो की घाटी में उन्हें कई पराजयों का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम में उनका नियंत्रण एवं प्रभाव समाप्त हो गया। परंतु ब्रिटेन ने उन्होंने अभी ब्रिटेन की बात मैं छोड़ रहा हूँ, और लेकिन क्या है कि वो उत्तर पश्चिम में जो हम बात कर रहे थे उनका नियंत्रण और प्रभाव तो समाप्त हो गया, परंतु दक्षिण में युद्ध जारी था। ब्रिटेन ने जनरल क्लिंटन और जनरल कॉर्नवालिस के अधीन एक सेना भेजी जो इन राज्यों को अमेरिकी पक्ष से विमुख करे। ब्रिटिश सेनाओं ने सवाना और चार्लेस्टन के बड़े बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। क्रांति की अंतिम लड़ाई विद्यार्थियों वर्जीनिया के यॉर्कटाउन नामक स्थान पर हुई। फ्रांसीसी बेड़े की सहायता से जॉर्ज वॉशिंगटन और रोसाम्बी, ये भी सैनिक अधिकारी सेनापति, के 15,000 सैनिकों ने ब्रिटेन के कॉर्नवालिस के 8,000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। यद्यपि कॉर्नवालिस ने घेरा तोड़ने के लिए कई बार बड़ी वीरता से आक्रमण किए, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। अंत में विद्यार्थियों 19 अक्टूबर 1781 को कॉर्नवालिस का आत्मसमर्पण हो गया। जब यह सूचना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के पास पहुंची तो उसके वाक्य थे, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। यानी कि वो जो एक जंग वहाँ पर चल रही थी, अंग्रेजों के अधीन जो वहाँ एक राज्य था, अब उनके हाथ से निकल गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों ये आत्मसमर्पण कर दिया कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश संसद में युद्ध को समाप्त करने की मांग उठने लगी, परंतु परस्पर हितों के कारण शांति समझौते में का जो एक रास्ता था उसमें कई बाधाएं आ गई। अब इंग्लैंड और अमेरिका दोनों शांति चाहते हैं। विद्यार्थियों, इस ये जो जंग थी, ये जो युद्ध था, इसमें दो पक्ष थे, एक इंग्लैंड और अमेरिका। अब दोनों ये लोग शांति चाह रहे हैं, लेकिन शांति नहीं हो पा रही है। अभी बड़ी बड़ी विचित्र बात है, जब दोनों ही पक्ष शांति चाह रहे हैं तो शांति क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उसमें जो दूसरे बड़े खिलाड़ी थे फ्रांस और स्पेन, वो अभी शांति वार्ता नहीं चाह रहे हैं। वस्तुतः ये दोनों देश इंग्लैंड से कुछ सौदाबाजी करना चाहते थे, इंग्लैंड से कुछ भूमि प्राप्त करना चाहते थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के जिब्राल्टर द्वीप को जीतने का अथक प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 1782 ईस्वी तक अमेरिका के जो लोग हैं प्रतीक्षा करते रहे, परंतु अब उन्हें स्पष्ट हो गया कि फ्रांस को अमेरिका के हितों की तुलना में स्पेन के हितों की अधिक चिंता है। वस्तुतः फ्रांस चाहता था कि पश्चिमी क्षेत्र स्पेन को दे दिया जाए, न तो इंग्लैंड और न ही अमेरिका। ये बात ये दोनों नहीं चाहते थे, जो दो कैप्टन है, दोनों जो फाइटिंग टीम्स हैं। अमेरिका नहीं चाहता था कि अमेरिका में फिर कोई नया उपनिवेश स्थापित हो, फिर कोई नया साम्राज्य स्थापित हो जाए। अंग्रेज़ों से उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई करके अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाया है, अभी पूरी तरह वो वहाँ परिणाम तक पहुँचे नहीं हैं। ऐसा नहीं हो कि अंग्रेज़ इंग्लैंड का स्थान फ्रांस ले ले या स्पेन ले ले। अतः इंग्लैंड और अमेरिका ने अब आपस में गुपचुप बात प्रारंभ कर दी।
ये जो नया गठजोड़ बन गया, ये जो दोनों शत्रुओं का, इंग्लैंड का और अमेरिका का, इससे फ्रांस घबरा गया और अप्रैल 1782 में फ्रांस ने शांति वार्ता की स्वीकृति प्रदान कर दी। शांति वार्ता लंबे समय तक चलती रही और अंत में 3 सितंबर 1773 को पेरिस में, जो फ्रांस का पेरिस है, जिसमें वो पेरिस जो एक दुनिया का खूबसूरत नगर है, जिसमें बड़े बाग बगीचे, महल, फव्वारे, जो कि शांति वार्ताओं के लिए कई बार जिस स्थान को चुना गया, वहाँ पेरिस की संधि स्थापित हो गई। पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने अपने भूतपूर्व 13 उपनिवेशों की स्वाधीनता को मान लिया। उपनिवेशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता स्वीकार कर ली गई। नए संयुक्त राज्य की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। उसे पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट से पश्चिम में मिसिसिपी नदी तक और उत्तर में कनाडा से दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी फ्लोरिडा तक का चिर अभिलषित क्षेत्र दिया गया। संयुक्त राज्य की ये सीमाएं आज भी उसी रूप में मान्य हैं। ये विद्यार्थियों जो बोला ना चिर अभिलषित, यानी कि अमेरिकियों की इच्छा के अनुरूप अमेरिकी मछुआरों को न्यू फाउंडलैंड के तट पर और लॉरेंस की खाड़ी में मछली पकड़ने की पहले की तरह आज़ादी बनी रही। इसके बदले में अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन की एक बड़ी चिंता दूर करने के लिए यह आश्वासन दिया। यह चिंता थी कि अमेरिका में रहने वाले हजारों राजभक्तों, जिन्होंने इस संघर्ष में इंग्लैंड का साथ दिया था, युद्ध के दिनों में इन लोगों को बहुत सी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी थी। उनके खेत छिन गए, धन दौलत चली गई, घर बार छूट गया। लोग उन्हें टूरीज कहकर अपमानित करते थे, ऐसे लोग जो युद्ध के दौरान इंग्लैंड के साथ थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उन लोगों को उनके खेत, धन संपत्ति, घर, प्रतिष्ठा वापस कर दी जाए। जो अमेरिकी जो कांग्रेस थी ने सभी राज्यों से टूरीज के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की वापसी की सिफारिश करने का आश्वासन दिया, परंतु उसका उन लोगों को कम ही लाभ पहुंचा जो अपना घर, खेत या धन दौलत गंवा चुके थे। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगल और भारत में भी कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। ये जो संधि हुई ना, इसमें क्योंकि फ्रांस और स्पेन भी बड़े खिलाड़ी थे, तो फ्रांस को भी हिस्सा दिया गया और भारत का भी उस संधि में जिक्र हुआ। भारत से कुछ क्षेत्र दिए गए। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में माइनार्का नाम का द्वीप मिला। इस प्रकार विद्यार्थियों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो अमेरिका के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए शुरू किया था, हालांकि वो यूरोपीय मूल के ही लोग थे और उनकी कठिनाइयाँ इतनी बड़ी नहीं थी जितनी भारत में थी अंग्रेज़ों की अधीनता में। उन जो अमेरिका में जो लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, इंग्लैंड से अधिकतर आए हुए लोग थे और उनका धर्म, उनकी जाति, उनका रंग रूप, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, कितनी ही उनके अंदर उनकी सभ्यता और संस्कृति और धर्म परंपराओं में समानताएं थी। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के लोग चाहते थे कि उनका शासन, उनकी पॉलिसी, उनकी गवर्नेंस खुद वो करें, ना कि 7 समुद्र पार किसी देश के लोग करें, चाहे वो उनका पहले कभी अपना देश रहा था। तो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनको ये इसमें सफलता प्राप्त हुई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।